नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपने साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा के बारे में लगातार सिलसिलेवार गंभीरता से बातचीत होती रहनी चाहिए। आज हम सिनेमा के कुछ ऐसे लोगों को याद कर रहे हैं जो अपने अपने तरीके से, जिन्होंने सिनेमा को परिभाषित किया, सिनेमा को एक नया आयाम दिया। फ़िल्म मेकिंग की जो पूरी एक विधा है, उसमें अपने तरीके से एक ऐसा योगदान दिया कि जो जिसको हम हिंदी सिनेमा के इतिहास में कह सकते हैं कि हाँ, ये उनका जो योगदान है, वो एक किस्म से कालजयी योगदान है। और एक साथ हम कई हस्तियों को आज याद करने जा रहे हैं। एक नए तरह का हमारा कह सकते हैं आपकी एक अवसर है। ये संयोग ही है कि आज 14 दिसंबर की तारीख को जब हम बात कर रहे हैं, तो आज आज राज कपूर का जन्मदिन है। हिंदी सिनेमा के महान फ़िल्मकार, निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, जिनको कि हिंदी सिनेमा का पहला शोमैन भी कहा जाता है। तो राज कपूर का जन्मदिन है आज। और आज श्याम बेनेगल का भी जन्मदिन है। श्याम बेनेगल, जिनको कि अ, राज कपूर जैसा ही बड़ा दर्जा हासिल है हिंदी सिनेमा में। उन्होंने समानांतर सिनेमा की एक तरीके से उनको स्तंभ कहा जाता है, जो हिंदी में कला सिनेमा, सार्थक सिनेमा, समानांतर सिनेमा जिसको हम कह सकते हैं। तो श्याम बेनेगल का जन्मदिन है। आज संयोग से राज कपूर की टीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे शैलेंद्र, गीतकार शैलेंद्र, हिंदी सिनेमा के गीतकार, आज उनकी पुण्यतिथि है। और श्याम बेनेगल की फ़िल्मों का एक बहुत कहना चाहिए कि बहुत प्रभावी हिस्सा रहीं, बहुत प्रमुख हिस्सा रहीं, अभिनेत्री स्मिता पाटिल का देहावसान 13 दिसंबर को हुआ था। तो आज इन 4 हस्तियों को हम मिला-जुला कर याद कर रहे हैं। और कैसे हम इनके योगदान के बारे में बात करेंगे, हमारे दर्शकों को एक साथ इन 4 हस्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कम से कम एक पता चलेगा कि हिंदी सिनेमा की 2 धाराएँ किस तरह से अभिनय की, फ़िल्म निर्देशन की, सिनेमा को कुल मिला के प्रस्तुत करने की, गीत की, संगीत की और निर्माता निर्देशन की, निर्माण निर्देशन की। कैसे ये सारी चीज़ें जो है एक साथ मिल कर के उन्होंने एक कालखंड में ऐसा सिनेमा रचा जो कि आज भी हमारे लिए बहुत रिलेवेंट है और आगे आने वाले कई वर्षों में रिलेवेंट रहेगा, कई वर्षों तक रिलेवेंट रहेगा। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बहुत विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ जाने-माने फ़िल्म समीक्षक अजय ब्रह्मात्मज जी हैं, जो कि बहुत लंबे समय से हिंदी सिनेमा में फ़िल्म समीक्षा का काम कर रहे हैं और कई किताबें लिख चुके हैं, गंभीर किताबें सिनेमा पर लिख चुके हैं। हमारे साथ हितेंद्र पटेल साहब हैं, सांस्कृतिक सवालों पर लगातार हमारी चर्चाओं में शामिल होते रहते हैं, प्रोफ़ेसर हैं। और नीरज जलछत्री हैं, जो कि स्वतंत्र फ़िल्मकार हैं और अध्ययन अध्यापन के काम से जुड़ी हुई हैं। अजय जी, बातचीत की शुरुआत आज मैं आपसे करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि आज एक साथ कई हस्तियों को याद करने का दिन है और ये अन्याय होता कि अगर हम किसी एक पर ही फ़ोकस करते, यानी अगर हम सिर्फ़ राज कपूर पर फ़ोकस करते या सिर्फ़ शैलेंद्र की बात करते या श्याम बेनेगल की बात करते सिर्फ़, तो थोड़ा अन्याय हो जाता। और श्याम बेनेगल के, जैसे मैंने कहा कि स्मिता पाटिल का हालाँकि देहांत 13 दिसंबर को हुआ था, लेकिन आज श्याम बेनेगल को याद करते हुए स्मिता पाटिल को याद आना बहुत स्वाभाविक है। तो आपसे मैं इन चारों हस्तियों का मैंने ज़िक्र किया है। मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए अपनी शुरुआती टिप्पणी में कम से कम इन चारों हस्तियों में से जिनके बारे में भी आप विस्तार से बोलना चाहें, आप रखें अपनी राय कि क्यों हम राज कपूर को आज भी उनके सिनेमा को हम हिंदी सिनेमा के बेहतरीन दौर का एक प्रतिनिधि मानते हैं? क्यों हम स्मिता पाटिल के अभिनय को इतना शानदार मानते हैं? क्यों श्याम बेनेगल की फ़िल्म मेकिंग जो है हमको आज भी, आज के दौर में एकदम यथार्थवादी जो उनका सिनेमा है, क्यों हमारे लिए वो रेलेवेंट है? और क्यों शैलेंद्र के गीत हमेशा की तरह हमारे लिए एक कहना चाहिए कि हमारी भावनाओं को हमेशा आंदोलित करते हैं, हमारे इमोशंस को हमेशा इवोक करते हैं। क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार आप सभी को। ये बड़ा रोचक सहयोग और आयोजन है, जहां हम 4 हस्तियों पर एक साथ बातें कर रहे हैं। और वैसे देखें तो 2 प्रकार हो जाते हैं, 2 डिवीज़न हम खास तौर पे कर सकते हैं। एक तो राज कपूर और शैलेंद्र हैं, जो दोनों मिलकर साथ काम करते रहे और कंटेम्परेरी रहे। दूसरी तरफ श्याम बेनेगल और स्मिता पाटिल श्याम बेनेगल की खोज रही हैं और उनके साथ लगातार काम करती रही हैं और वहाँ अपना
स्थान निर्धारित करने के बाद, अपनी प्रतिभा साबित करने के बाद वो फिर दूसरे फ़िल्मों में, दूसरे मेकर्स के साथ भी गईं और अपनी अल्पायु में ही उन्होंने जितना काम किया, वो हमारे लिए एक उदाहरण के तौर पर सामने है। पहले मैं राज कपूर और शैलेंद्र की बात करूँगा। ये सही है कि शैलेंद्र को मौका राज कपूर ने दिया था सबसे पहले, लेकिन शैलेंद्र सिर्फ़ राज कपूर तक सीमित नहीं है। यह बात अगर उनके गीतों को देखा जाए और जितने दूसरे मेकर्स के साथ भी उन्होंने काम किया, हालाँकि राज कपूर बराबर कहा करते थे, उनकी मृत्यु पर भी उन्होंने बहुत भावुक बातें की हैं। अ, लेकिन गीतकार शैलेंद्र की प्रतिभा और उनकी मौलिकता को आँकने के लिए हमें राज कपूर की फ़िल्मों के साथ-साथ उन दूसरी फ़िल्मों की भी चर्चा करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। अ, और उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से शैलेंद्र अपनी फ़िल्मों में सिर्फ़ आइटम के तौर पर या गीत के नाम पर, गीत डालने के नाम पर नहीं लिखते थे। पिछले साल ही किताब आई है यूनुस खान की, उम्मीदों के गीतकार शैलेंद्र, उसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पर अच्छे तरीके से लिखा और स्थापित किया है कि कैसे फ़िल्म के भाव को, फ़िल्म के थीम को पकड़ शैलेंद्र गीत लिखते थे और उनके गीत फ़िल्म के कथानक को बढ़ाने के काम आते थे। कई सारी बातें जो किरदारों के ज़रिए कही जा सकती थी, लेकिन उसमें विस्तार लगता, उन सारी बातों को गीतकार बहुत ही सांद्र तरीके से संक्षेप में उन गीतों के ज़रिए कह देते थे। यह उनकी खूबी राज कपूर की फ़िल्मों में भी दिखाई पड़ती है, दूसरी जगह भी दिखाई पड़ती है। मैं राज कपूर की बात अगर करूँ तो राज कपूर से परिचय तो हमारा यहीं हो गया था, लेकिन राज कपूर से जो परिचय मेरा चीन में रहने के दौरान हुआ, जिस तरीके से उनको लोकप्रियता चीन में मिली हुई थी, या हम जैसे भारतीय जो वहाँ पे चीन में रहते थे, तो हमको लोग, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब, आज का चीन नहीं, मैं 86-87 की चीन की बात कर रहा हूँ। तब चीन इतना इसका एक्सपोज़र नहीं हुआ था और बहुत लिमिटेड किस्म से लोग आते-जाते थे वहाँ पर। तब जी। हम भारतीयों को, किसी भी भारतीय पुरुष को, किसी भी भारतीय स्त्री को देख कर के आम चीनी यही कहता था, तुम तो लाज हो, लाज मतलब राज हो, और लीता हो मतलब रीता हो। तो रीता और राज कह कर के, जैसे हम किसी दोस्त के साथ, लड़की अगर जेएनयू की जो कुछ पढ़ने गई थी, हम दोनों साथ घूमने जाते थे, तो वो ऐसे कहते थे कि अरे तुम तो रीता और राज हो, ज़रा गाना सुनाओ ना फिर। तो ये प्रेम, ये आइडेंटिफिकेशन बहुत अद्भुत था और वो एक अलग ढंग के उत्साह का संचार करता था हमारे अंदर। और फिर राज कपूर की फ़िल्में जो आवारा ख़ास करके जिस ढंग से वहाँ लोकप्रिय थी, और आपको बताऊँ, मैं पहले भी शायद कह चुका हूँ कि उनकी फ़िल्म के पहले, उनकी फ़िल्म जब भी वहाँ के टीवी पर प्रसारित की जाती थी, उसके पहले एक बहुत लंबा-चौड़ा लिखा हुआ वॉइस ओवर और टेक्स्ट आता था, जिसमें ये बताया जाता था कि इस फ़िल्म में है क्या? और फ़िल्म में जो थीम है फ़िल्म का, कि परिस्थिति जन्य किरदार बनते हैं, परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति ढलता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि एक जज का बेटा बहुत ही सभ्य, सुशील और वैसा ही निकले। अगर उसकी संगत, अगर उसका माहौल बदल दिया जाता है, तो कैसे वह बदल जाता है। तो बेसिक जोर इसी बात पे उनका था कि परिस्थितियाँ और हमारा परिवेश सब कुछ निर्धारित करता है, और जन्मजात कुछ भी नहीं होता है। जन्मजात चीज़ें नहीं होती हैं, जन्मजात प्रतिभा भी नहीं होती है, जन्मजात गुण भी नहीं होते हैं, सब कुछ परिस्थिति के अनुसार। तो ये फ़िल्म उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि तब तक चीन दूसरी बाहरी दुनिया के लिए नहीं खुला हुआ था और बहुत कम फ़िल्में, हॉलीवुड की फ़िल्में तो आती ही नहीं थी वहाँ उस ज़माने में। तो भारत की कुछ फ़िल्में थी, 2 बीघा ज़मीन थी, ये थी, डिस्को डांसर थी, फिर सरगम थी, इस ढंग की 4-5 फ़िल्में थी जो वहाँ पे
दिखाई जाती थी, जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर आवारा थी। फिर राज कपूर से परिचय तो था ही, तीसरी कसम मेरे लिए फेवरेट फिल्म है उनकी, और यहाँ दोनों मिल जाते हैं, शैलेंद्र और राज कपूर। और तीसरी कसम जैसी फिल्म, मेरा तो मानना है कि जो नौटंकी विधा अब खत्म हो गई है लगभग, उसको अगर साक्षात देखना हो, किसको एक्सपीरियंस लेना हो उसको, तो वो तीसरी कसम फिल्म देख सकता है, जिसमें उस नौटंकी की परंपरा को, उस नौटंकी की विधा को बहुत ही विस्तार के साथ, एक किरदार के साथ, ऊपर से थोपा हुआ नहीं है, वो दिखाया जाता है। फिर राज कपूर की अपनी बहुत सारी फिल्में हैं जिनकी हम बातें कर सकते हैं। मैं यहाँ अगला चरण जो श्याम बेनेगल पर लेना चाहूंगा। स्मिता पाटिल से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, मुंबई हमारे पहुंचने से पहले वो जा चुकी थी, लेकिन उनकी फिल्मों का साक्षात्कार तो हुआ ही। हाँ, श्याम बाबू से मेरी एक नजदीकी रही। मैं जब मुंबई पहुंचा तो मैं कह सकता हूँ कि श्याम बाबू मेरे जो फिल्मों की पाठशाला है उसके अध्यापक रहे, और उनसे जो शुरू की संगत रही, उनकी फिल्मों के शूट पे मैं जाता रहा। मैंने समर का शूट देखा, हरी भरी के शूट पे था मैं, फिर जुबैदा की शूटिंग पे था मैं उनके साथ, और उनकी तरफ से ये खुली इजाजत, खुली अनुमति थी मुझे कि तुम आ सकते हो। हाँ, आने जाने का किराया मैं नहीं दूंगा तुमको, तुम आओ, हमारे यूनिट के साथ रुको, खाने पीने रहने की व्यवस्था होगी। ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि कार्य शैली, उनकी निर्देशन शैली को नजदीक से देखना, और ऐसा डेमोक्रेटिक राइटर और डायरेक्टर, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बहुत सारे डायरेक्टर्स के सेट पर जाने का मौका मिला, बहुत सारे लोगों के साथ संगत का मौका मिला, इंटरव्यू करने का मौका मिला, लेकिन ऐसा लोकतांत्रिक व्यक्तित्व अपने सेट पर या सेट के बाहर, जब फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है तब, मैंने दूसरा नहीं देखा है। और इतना ज्ञान, सब कुछ जैसे उनके फिंगर टिप्स पर रहता हो, किसी भी विषय पर आप बात कर लें, किसी भी मुश्किल से मुश्किल स्थिति पर बात कर लें आप। और मैं बताऊं, उनके निर्देशन की एक शैली थी कि दिन भर चाहे जो भी किरदार जैसे भी भूमिकाओं में हो, निभा रहा हो, शाम का जो समय होता था, जब शूटिंग खत्म हो जाती थी, तो सारे लोग एक साथ एक डाइनिंग टेबल पर खाते थे और एक दूसरे की आलोचना कर सकते थे, एक दूसरे की कमियां जाहिर कर सकते थे, जो उस दिन शूटिंग में दिक्कत रह गई या कुछ चीजें नहीं हो पाई, उस पर खुली बातचीत कर सकते थे। यहाँ तक कि बेनेगल साहब की भी आलोचना की जा सकती थी, और वे सुनते थे सबकी बातों को, और खुद से जितना बेहतर तरीके से समझा सकते थे, समझाने की कोशिश करते थे। अन्यथा दूसरों से अगर वे प्रभावित होते थे, मुतमईन होते थे, तो उनको स्वीकार करते थे, अपनी गलती तुरंत मान लेते थे। मैंने ऐसा निर्देशक दोबारा नहीं देखा। और चूंकि मैं बाहर से एक नई विधा में आ रहा था, फिल्म पत्रकारिता में प्रवेश कर रहा था, तो फिल्म पत्रकारिता के आरंभिक सूत्र, एक तरीके से फिल्में कैसे देखी जानी चाहिए, फिल्मों में क्या देखा जाना चाहिए, अगर किसी से बात ही करनी है तो किस तरीके से बात की जानी चाहिए, कलाकारों से, निर्देशकों से। आज भी जो श्याम बेनेगल के साथ मेरी बातचीत है, जो पहल में छपी थी, आज भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत है, जहाँ पे उन्होंने पहली बार विजन एक खोला था कि फिल्म जो है वो एक क्रिएटिव प्रोडक्ट है। वहाँ प्रोडक्ट शब्द का इस्तेमाल पहली बार मैंने फिल्म के लिए उनसे सुना था, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने क्रिएटिव शब्द भी जोड़ा था, और फिर उसकी व्याख्या की थी कि कैसे सिनेमा क्रिएटिव प्रोडक्ट होने की वजह से मुनाफे की बात इसके साथ जुड़ी रहेगी हमेशा, और इसका हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर कोई निर्माता, निर्देशक ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके क्रिएटिव प्रोडक्ट से एक मुनाफा भी होना चाहिए, तो वो गलत डिमांड नहीं कर रहा है। लेकिन फिर आपको देखना पड़ेगा, जैसे समांतर सिनेमा की बात आपने की, पैरेलल सिनेमा की शुरुआत उन्होंने की और अपने सारी बातें रखी, सब कुछ को भुला दें अगर श्याम बेनेगल के कुछ भी याद न रखा जाए, सिर्फ भारत एक खोज को अगर याद रखा जाए, तो भी उस महान व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन को कभी दरकिनार नहीं किया जा सकता।
कहते हैं कि लगभग 2 साल तक उन्होंने लगातार इस सीरीज की शूटिंग की थी और इतने सारे सेट लगाए उन्होंने, इतने सारे लेखकों को जोड़ा, एनएसडी और एफटीआई से आए हुए तमाम अभिनेताओं को मौका दिया था। 500 से ज्यादा एक्टर्स को उन्होंने अपने इस शो में मौका दिया। भारत के इतिहास को विजुअली समझने के लिए, विजुअली देखने के लिए भारत एक खोज से बेहतरीन दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता। मैंने सुना है कि विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में इसकी स्क्रीनिंग की जाती है और मुझे लगता है कि लगातार की जानी चाहिए। आज के माहौल में तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है इस तरह की के शो को देखना और समझना और समझाना। फिलहाल मैं इतनी बातें करूंगा जी। बहुत शुक्रिया अजय जी। आपने आपने काफी विस्तार से और कहना चाहिए कि चारों शख्सियतों को समेटा और जिस तरह से आपने श्याम बेनेगल के शख्सियत के बारे में बताया और काफी अंतरंगता से बताया कि आपका कैसे उनसे परिचय हुआ और किस तरह से उन्होंने आपने उनके लिए सिनेमा की पाठशाला का जो एक विशेषण इस्तेमाल किया वो बहुत नोटिस करने लायक है। हमारे दर्शकों को ये समझना चाहिए, क्योंकि हम ये कार्यक्रम जब करते हैं तो जाहिर बात है इसमें हम गंभीरता से लोगों के बारे में बात करते हैं, सिनेमा के बारे में। तो जब हम इन हस्तियों को याद कर रहे हैं तो क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है और किस तरह से, जैसे भारत एक खोज का जिक्र किया जय जी ने, तो भारत एक खोज जो नेहरू की लिखी किताब है, जवाहरलाल नेहरू की, उस किताब को पर्दे पर ला करके टेलीविजन के दौर में उसका धारावाहिकीकरण करके उसको एक दर्शकों की स्मृति में इस तरह से बना देना कि हाँ वो एक यादगार कृति की तरह निकल कर आया। जिसने भारत एक खोज नहीं पढ़ा है, मान लीजिए किताब नहीं पढ़ी, लेकिन अगर वो सीरियल भी देख ले तो उसको समझ में आ जाएगा दो चीजों के बारे में। एक तो नेहरू की ग्रेटनेस, जो किस तरह से उन्होंने वो किताब लिखी, और दूसरा कैसे उस इतिहास को जो उन्होंने बताया है, भारत एक खोज को, उसको बेनेगल ने कितनी खूबसूरती से पिरोया है, कड़ी दर कड़ी किरदारों को जोड़ते हुए। बहुत अच्छी बात कही अजय जी ने यहाँ पर। मैं हितेन जी आपके पास आता हूँ। बात यह है कि आज जब हम बात कर रहे हैं तो हिंदी सिनेमा के 4 धुरंधरों को हम याद कर रहे हैं, और धुरंधर का जब मैंने शब्द का इस्तेमाल किया तो मुझे आजकल जो एक फिल्म है उसका जाहिर बात है वो उसका स्मरण आना स्वाभाविक है। वो एक बिल्कुल अलग तरह की फिल्म है, बिल्कुल अलग पैमाने, अलग ही स्केल की फिल्म है। लेकिन ये जो 4 हस्तियां हैं, असल में धुरंधर जो है वो हिंदी सिनेमा के धुरंधर ये लोग हैं, इनके जैसे लोग हैं जिन्होंने कि हिंदी सिनेमा को आज यहाँ तक पहुंचाया है, जिसकी वजह से हिंदी सिनेमा की वो मकबूलियत है जिसका जिक्र अजय जी ने किया कि लोग उनको राज और रीता कह करके उनको उनके साथियों को याद करते थे। राज कपूर, अभी पिछले दिनों जब पुतिन आए हुए थे तो पुतिन के भारत दौरे पर राज कपूर की फिल्मों का बहुत जिक्र हो रहा था, खासतौर से मेरा जूता है जापानी जो गाना है, जो संयोग से शैलेंद्र का ही लिखा हुआ गाना है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो ये जो चीजें हैं, ये कैसे एक वैश्विक स्तर पर सिनेमा जो है वो हमारी संस्कृति का एम्बेसडर बनता है, कैसे हमारी संस्कृति का एक राजदूत बनता है, कैसे हमारी संस्कृति की पहचान बनता है पूरी दुनिया में। राज कपूर ने, शैलेंद्र ने, श्याम बेनेगल ने, स्मिता पाटिल ने उसको करके दिखाया है। मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा इन चारों हस्तियों के बारे में, जिनके बारे में भी आप विस्तार से बोलना चाहें, या इन चारों को ही अगर आप समेटना चाहें अपने वक्तव्य में, किस तरह से आप इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हैं। जैसे बेनेगल के बारे में कहा तो बेनेगल का एक जो एक समानांतर सिनेमा के स्तंभ के तौर पर उनका क्रिएशन है, उनका योगदान है। दूसरा जो उन्होंने ढेर सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं और एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म के फिल्मकार होना और अपने समय की सच्चाइयों को बिना किसी कहना चाहिए कि ड्रामे के या अतिरंजना के लोगों के सामने रखना। जैसे उन्होंने मंथन जैसी फिल्म बनाई जो कि किसानों के योगदान से बनी फिल्म थी, जिसको ये बहुत अभूतपूर्व घटना है कि गुजरात के किसानों ने 1-1 रुपया लगा करके उस फिल्म को बनाया। आज के दौर में जब हम फिल्मों की बात करते हैं तो 500-600 करोड़ की फिल्में बनती हैं, लेकिन ये हिंदी सिनेमा के दर्शकों को ये याद रखना चाहिए कि एक फिल्म ऐसी भी बनी जिसमें कि किसानों ने 1-1 रुपया देकर के उस फिल्म को फाइनेंस किया। हितेंद्र जी। नमस्कार। मैं अजय जी की बात को ही बढ़ाऊंगा। उन्होंने बुनियादी रूप से जो बातें कही उन सब से मेरी सहमति है। मुझे लगता है कि हर 20-20 साल को एक फेज मान करके हम लोगों को विचार करना चाहिए।
मतलब 70 तक का समय और 70 से 90 तक का समय, तो हमको बात करने में थोड़ी सुविधा होगी। तो 70 तक का जो समय है वो आशावाद का समय है। वो सुबह कभी तो आएगी। और एक किस्म से राज कपूर जब पर्दे पर जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, इस तरह की फिल्में बना रहे, मतलब फिल्मों में ये गाने दे रहे थे। और मैं शैलेंद्र और राज कपूर को अलग इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि इनकी जो ड्रीम है, इनका जो एसोसिएशन है, वही राज कपूर की फिल्मों का मूल है। आप सबको याद होगा कि ख्वाजा अहमद अब्बास से जब राज कपूर मिलवाने ले गए साहिर इनको शैलेंद्र को, तो उन्होंने एक लाइन में जो बात कही, उसको ख्वाजा अहमद अब्बास ने कहा कि भाई इसमें तो पूरी फिल्म की कहानी ही आ गई। इसने तुरंत समझ लिया इस बात को। तो वो जो आवारा, बरसात से शुरू हुआ टेक्निकली, लेकिन आवारा से जो शुरुआत हुई मेरा नाम जोकर तक, जो 70 की फिल्म थी, तब तक वो गुजर चुके थे। इन सब के बीच में दोनों साथ चले हैं। और जब तक इन दोनों का साथ रहा है, राज कपूर ने खास तरह की फिल्में बनाई हैं और उन फिल्मों का ऐतिहासिक महत्व है और उसकी बड़ी चर्चा होती है। तो मैं उसमें जो बात उन्होंने कही बेनेगल के संदर्भ में, मैं राज कपूर के संदर्भ में भी कहता हूं कि राज कपूर ने बहुत पहले ये समझ लिया था कि हमारी फिल्म को अगर टिकना है तो हमको जो है उसको इकोनॉमिकली वायबल बनाना पड़ेगा। और उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, अपना एक बैनर बनाया। और बहुत कम उम्र थी उनकी, मतलब 22 या 24 का जन्म है उनका संभवतः, 24 का 24। जन्म है। हाँ। और उन्होंने समझिए 49 में 48 में जाकर के, बहुत कम उम्र थी उनकी, उस वक्त ही एक बैनर खड़ा कर लिया। तो इतनी कम उम्र में उन्होंने बैनर खड़ा किया और उसके बाद उन्होंने फिल्में बनाई जो वो बनाना चाहते थे। एक दो एक्सपेरिमेंट पहले वाले इतने सफल नहीं हुए, लेकिन आवारा से लेकर के संगम तक उन्होंने जो भी फिल्में बनाई, सभी फिल्में प्रसिद्ध हुई और सराही गई। तो ये जो राज कपूर है, संगम तक और कुछ हद तक मेरा नाम जोकर तक, इस पूरी प्रक्रिया में एक सपना है, हसीन सपना है, देश से जुड़ाव का भी सपना है। मैं इसको अलग करके नहीं देखता। राज कपूर में देश की मिट्टी के प्रति, देश के म्यूजिक के प्रति बड़ा लगाव था और वो पहचान लेते थे, वो पारखी नजर रखते थे और वो जानते थे कि इस देश में किसका कितना महत्व है। और एक शो में उन्होंने शैलेंद्र को पहचान लिया था कि इसमें जो है बड़ी ताकत है। और शैलेंद्र के रूखे व्यवहार के बावजूद उन्होंने शैलेंद्र को सम्मान दिया। और जी। जैसे ही उन्होंने शैलेंद्र ने आके कहा कि भाई आप मुझे काम चाहिए, तो उन्होंने तुरंत उनको काम भी दिया। तो मैं समझता हूँ कि राज कपूर के बहाने पहले 20 साल का जो हिंदी, आप कहते ही हैं कि समाज से संवाद और समाज की सोच को समझने का फिल्म एक जरिया हो सकता है। तो फिल्म को मैं एक किताब की तरह देखता हूँ। हर फिल्म एक किताब होती है जिसके कई लेखक होते हैं। तो उसमें डायरेक्टर की प्रधान भूमिका होती है, लेकिन जो गीतकार है, जो और लोग हैं, डायलॉग राइटर है, सभी लोगों का योगदान होता है। तो राज कपूर की फिल्मों ने भारत के सपनों को बहुत सुंदर तरीके से पर्दे पर पेश किया है। और एक नहीं, हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं जिससे ये पता चलता है कि वो बहुत ही समझदार, रूटेड और अपनी कला को समझने वाले थे और साथ ही इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी को भी समझते थे। उनके बारे में अभी लोगों को उतनी जानकारी नहीं है कि वो कमर्शियली कैसे प्लान करते थे। इस पर कोई किताब लिखी नहीं गई है, लेकिन मैंने कुछ थोड़ा अलग से अध्ययन करके पाया है कि वो हर चीज की जानकारी रखते थे। अभी अजय ब्रह्मात्मा जी ने कहा ना कि हर चीज उनके फिंगर टिप्स पे होती थी, तो ये राज कपूर के बारे में भी कही जा सकती है। और हर चीज को वो कलेक्टिवली करते थे। उनकी हीरोइन, उनके जो तमाम लोग होते थे, वो उनके साथ चलने वाले लोग होते थे। और एक चित्र है जिसमें आप देखेंगे राज कपूर सबको जो है, मुकेश है उसमें, और
और भी जो उनके साथी थे उन सबको ऐसे करके पकड़े हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो ये दौर था जिस पर कि बहुत विस्तार से चर्चा संभव है, लेकिन अपनी बात को मैं थोड़ा सा और बढ़ाना चाहता हूँ कि 70 के बाद एक बड़ा परिवर्तन हुआ है हिंदी फिल्म का। इसलिए हम लोग कभी भी जब अध्ययन करें किसी फेज का, किसी फिल्मकार का, तो ये फेज का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि जब ट्रेंड बदल जाता है तो ट्रेंड के साथ सब चीजें बदल जाती हैं। तो 70 के दशक से थोड़ा समय दोनों का साथ साथ चला, कमर्शियल और थोड़ा सरकारी इनिशिएटिव भी आया, सरकार ने मदद करना शुरू किया। तो उस सरकार के मदद करने के दौर में श्याम बेनेगल ने जो रचनात्मक फिल्में बनाई, उसका जिक्र अलग से किया जाना चाहिए, उसको भी हम लोगों को समझना चाहिए। और उसमें स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी और तमाम लोग अब जो 500 तक गए हैं भारत एक खोज में, तो ये वो दौर था जिसमें कि एक तरह से प्रबुद्ध सिनेमा के लिए जगह बन गई थी। प्रबुद्ध सिनेमा की जो जगह बनी और उसको जिस कुशलता से उन्होंने हैंडल किया है, उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मैं भी भारत एक खोज को ही मानता हूँ। हालांकि मेरी उससे थोड़ी असहमति है और गहरी असहमति है, खासकर जो उसका हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट है, उसमें जिस तरह के लोगों को उन्होंने शामिल किया था वो एकांगी है, वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया का ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब जो स्पिरिट है उसका रिफ्लेक्शन नहीं है। वो एक तरह से अपने समय से देखा हुआ डिस्कवरी ऑफ इंडिया का मामला है। लेकिन वो उसके बावजूद मैं कहूँगा कि आज भी जैसा कि अजय जी ने कहा कि आज भी अगर किसी को किताब ना पढ़ के उस नेहरू की इतिहास दृष्टि को समझना है तो वो चीज़ काम करती है। मैं उन फिल्मों की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, स्मिता पाटिल के बारे में नीरा जी बेहतर बताएंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को जो सावधानी बरतनी चाहिए वो ये है कि फेज को ध्यान में रखें। और मैं इसीलिए सबको कहता भी हूँ कि जब आप उस फेज के एक्सपर्ट बनते हैं तो उस फेज की जो डिटेलिंग है वो उस हिसाब से करें और दूसरे फेज को इम्पोज ना करें। दिलीप कुमार का और या किसी बड़े बिमल रॉय का जब भी जिक्र करेंगे तो आप उस फेज को ध्यान में रखें जो नेहरू का फेज है या उस आदर्शवाद का फेज है जो आजादी के बाद आया है। रोमांस भी एक अलग किस्म का है, पब्लिक भी अलग तरह का रिसेप्शन देती थी। जी क्या ऊपर से देख रहा है, और क्या था ना वो गाना कि आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, मतलब ये जो भाव है, ये भाव गीतकार के पास भी है और इसकी समझ जो है वो राज कपूर के जैसे निर्देशकों के पास भी है, बिमल रॉय जैसे लोगों के पास में है। तो ये एक सुनहरा दौर था और ये जो सुनहरा दौर है वो हमारा वो दौर है जिस पर कि हमारी फिल्मों को बार बार लौटना पड़ता है। भले ही हम फॉर्म बदल जाएं, लेकिन जो एसेंस है इंडियन सिनेमा का, वो उस एसेंस को पकड़ने के लिए यही जो पहला दौर है, मतलब जिसको मैं पहले 20 साल का दौर कहता हूँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं इन दोनों को थोड़ा सा अलग करके देखूंगा और दोनों की महत्ता को थोड़े अलग तरीके से समझने और समझाने पर जोर दूंगा। दोनों ने बड़ा गजब काम किया है और दोनों का अपना महत्व है। दोनों को मिलाए बिना हम लोग कह सकते हैं कि हमने दो बड़े जो शिखर हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, उन शिखर को याद किया है आज के दिन। उनका जन्मदिन संयोग से एक ही दिन पड़ता है, जो बड़ी दिलचस्प बात है। और मैं फिलहाल इतना ही, मैं अजय जी की बात को बढ़ाने की ही कोशिश कर रहा था और मैं चाह रहा था कि जब हम लोग इस पर बात करें गंभीरता से, जैसा आप कहते हैं, तो वो जो हिस्टोरिकल फेज है उसका जरूर ध्यान रखें, क्योंकि फिर 90 के बाद जो परिस्थितियां बदली उससे अलग फिल्में बनी। और मैं 4 फेज में हमेशा बात करना चाहता हूँ, तो ये तीसरा फेज है और फिर चौथा फेज अभी चल रहा है। तो धुरंधर बहुत शुक्रिया। अलग अलग है, जी जी जी, फेज के अलग अलग है, यही मैं कहना चाहता हूँ। जाहिर है धुरंधर जब हम बात करते हैं तो आप श्याम बेनेगल और स्मिता पाटिल को एक कालखंड में रख सकते हैं, रखना ही चाहिए। और राज कपूर और शैलेंद्र एक कालखंड के साथी हैं। और ये बात अलग है कि चारों का प्रभाव जो है वो कालातीत है। चारों का प्रभाव संयुक्त रूप से देखें चाहे उनके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को देखें, कालातीत। आपने बहुत अच्छा जिक्र किया राज कपूर के बहाने, आपने वो
फिर सुबह होगी फिल्म की याद दिलाई, जिसमें वो गाना है जो आपने कहा कि आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, ये साहिर लुधियानवी का लिखा गाना है। और आप जब बात कर रहे थे, आपने नेहरू युग का जिक्र किया, तो राज कपूर, शैलेंद्र, ये उस दौर के लोग हैं जो नेहरू युग के आशावाद को भी कहीं ना कहीं दिखाते हैं, और उस आशावाद से, उससे मोहभंग की कहानी भी कहते हैं, जो आपने फिर सुबह होगी का जिक्र किया। हालांकि वो राज कपूर के बैनर तले नहीं बनी थी फिल्म, लेकिन वो रमेश सहगल ने जो फिल्म बनाई थी, और उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो मेरे ख्याल में साहिर लुधियानवी के गानों का और खयाम की म्यूजिक का भी माना जाएगा, जिसमें वो उन्होंने बड़ी शानदार पैरोडी लिखी थी कि चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, है ना, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। तो ये जो नेहरू का विश्व बंधुत्व था, उसका उन्होंने एक तरीके से दिखाया कि कैसे मतलब आदमी फुटपाथ पर सो रहा है और हम जो है दुनिया भर की बातें लंतरानियां कर रहे हैं, वो उसको भी उन्होंने पकड़ा था। नीरा जी, आपके पास आता हूँ। बहुत अच्छा एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये साहिर और शैलेंद्र ये एक दूसरे को मतलब क्या कहना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और कई जगहों पर मुझे लगता है बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और गुरुदत्त ने जब प्यासा में वो गीत लिखवाए थे साहिर से, और आप देखिएगा तो वो जो आपने मोह भंग की बात की, तो मोह तो है और मोह भंग भी है, लेकिन कुल मिलाकर के वो जो फेज है, वो फेज लेकिन आशा को मरने नहीं देता है। ये जाहिर बात है, बिल्कुल वही बात है ना कि वो सुबह कभी तो आएगी, जब वो गीतकार ने लिखा है और उसको गाया है मुकेश ने, तो वो कहीं ना कहीं उस आशावाद का ही प्रतीक है। और आपने साहिर का जिक्र किया, शैलेंद्र को, दोनों को एक साथ जोड़ा, तो मुझे ये भी अपने दर्शकों को बताना जरूरी समझता हूं मैं कि शैलेंद्र भी उसी वामपंथी चेतना से लैस गीतकार थे, और वो सिर्फ गीतकार नहीं थे, उनकी लिखी कविताएं जो हैं वो बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा कि हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, ये जो बात है ये शैलेंद्र का दिया हुआ का नारा है। और उसको बाद में मजदूर आंदोलनों में उसको ये उसमें तब्दीली आगे कुछ में कहने लगे लोग कि हर जोर जुल्म की टक्कर पर हड़ताल हमारा नारा है। तो ये चीजें हैं। और या फिर वो जो कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन करे, जो भी आशावाद की बात आप कह रहे थे, तो ये अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ये भी शैलेंद्र के लिखा हुआ गीत है। तो उस आशावाद को भी हमें देखना चाहिए। और उन्होंने एक बहुत शानदार कविता